अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, इन सब बुक्स के अंदर या इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाइपरटेंशन का। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो नॉर्मली आम अल्फाज में कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहा जाता है कि हाइपरटेंशन है। हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ता है कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं सबको हम हाइपरटेंसिव नहीं कह सकते। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो लेकिन वो परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता हो। ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है, हर टाइम वो एलिवेट रहता है, इंक्रीज़ रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन है। अब परसिस्टेंटली हाई या परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ तक? नॉर्मली हम कहते हैं कि 140/90 mm ऑफ Hg जो है, अगर इससे ज़्यादा रह रहा है ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ये हाइपरटेंशन है। अब सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये 140 से ज़्यादा रह रहा है और डायस्टोलिक जो है ये 90 से ज़्यादा रह रहा है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम मज़ीद इसको इलेबोरेट करना चाहें या प्रिसाइजली इसको देखना चाहें, तो हम ये कहते हैं कि हाइपरटेंशन जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है। अब इसको हम डिज़ीज़ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है परसिस्टेंटली एलिवेट रहेगा। और कितना एलिवेट रहेगा? इतना कि उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाए। इसको बड़े ध्यान से समझना आपने। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इस तरह से उसको डेफिनेशन लिखेंगे कि हाइपरटेंशन जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाएं। जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी है या बाकी ऑर्गन्स हैं, अगर वो डैमेज होना लग जाएं उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ये हाइपरटेंशन है। अब हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। देखें, क्लासिफिकेशन जो है ना आपको डिफरेंट जगहों से मिलती है, लेकिन आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है ना वो यूज़ करने होते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आपने लेना है। तो आपको देखना है, एक होता है JNC की गाइडलाइंस, जॉइंट नेशनल कमेटी की गाइडलाइंस आपने देखनी होती हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है हाइपरटेंशन की क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। तो नॉर्मल अगर हम देखें जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, वो होता है सिस्टोलिक जो है वो लेस देन 120 होगा और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80 होगा। अगर किसी मरीज़ का, किसी पेशेंट का, पर्सन का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से कम है और डायस्टोलिक 80 से कम है, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उसके बाद सेकंड क्लास इसमें जो आती है वो होती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसमें क्या है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 129 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80 ही रहेगा। तो अगर 80 से कम है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है 120 और 129 के दरमियान में है, तो हम कहेंगे कि उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड है। थर्ड हमारे पास क्लास आती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 89 होता है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन उसके बाद आएगा। अब स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 या इससे ज़्यादा हो जाता है और जो डायस्टोलिक है वो 90 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इस रेंज में ब्लड प्रेशर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट स्टेज, जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस या इमरजेंसी में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक है वो 180 से इंक्रीज़ हो जाता है और जो डायस्टोलिक है वो 120 से इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा सिस्टोलिक आ रहा है और 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का है।
तो फ़ौरन से इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, इतना ज़्यादा लेवल जो है ब्लड प्रेशर के बढ़ गए हैं, तो उस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट ने फ़ौरन से उसको हमने हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने कंसल्ट करना होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन हाइपरटेंशन के बारे में, तो आप यही क्लासिफिकेशन उसमें लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आती हैं, क्लासिफिकेशन के बाद होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन और है, टाइप्स और हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में मेनली हमारे पास जो टाइप्स होते हैं ना, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब देखें, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन जो है, इसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता, कॉज इसका नहीं है कोई, ठीक है, कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है। मतलब ये है कि कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से ये ब्लड प्रेशर एलिवेट नहीं हो रहा। और 90 से लेके 95% जो केसेस हैं हाइपरटेंशन के, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कोई सेकेंडरी कॉज है। सेकेंडरी कॉज फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि कोई और डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर है एक पर्सन का, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। इसके अलावा अगर किसी को आर्टरीज़ की कोई डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। और जितने भी हमारे पास हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं, उसमें 5 से 10% जो हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं। तो ये आपको याद रखना है MCQs के लिए भी। इसके अलावा कुछ और इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन है। वो लोग जब हम किसी क्लिनिक में विज़िट करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारा स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स हैं जिनको हम क्लिनिकल की हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें 1 बाय 1 जो है अलग से हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद क्या है, टाइप्स के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है टॉपिक जो है साइंस एंड सिम्टम्स। अब हमारा जो हाइपरटेंशन है उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने ये बात याद रखना है कि हाइपरटेंशन जो है ना, अगर किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। अब कोई सिम्टम्स नहीं है किस केस में? अगर किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है तो। अब इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन जो है ये साइलेंट किलर है। क्यों? क्योंकि इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एक होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बेसिकली दूसरा नाम है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का। जो हमने कहा ना कि अगर ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक 180 से बढ़ जाए, डायस्टोलिक जो है 120 से बढ़ जाए, तो वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होगा, साइंस और सिम्टम्स आएंगे। अब इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? हेडेक हो सकता है पेशेंट को, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है उस पेशेंट को। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। ये किस केस में है? अगर किसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, इमरजेंसी है। सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीनल फेलियर हो सकता है और एन्यूरिया हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं या सिम्टम्स हैं, ये आ सकते हैं अगर किसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बेसिकली क्या होता है, जब भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, एंड स्टेज ऑर्गन डैमेज होने लग जाता है। इसी वजह से इसको हम बोलेंगे ये इमरजेंसी हाइपरटेंशन है या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। तो ये हमारे पास आ गए साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसके बाद क्या है, अगर ये परसिस्टेंटली इंक्रीज़ रह रहा है ब्लड प्रेशर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे ब्लड प्रेशर को, तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होंगे? तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, इसकी वजह से एक्सेलरेटेड हाइपर एथीरोस्क्लेरोसिस होता है। एक्सेलरेटेड एथीरोस्क्लेरोसिस। एक्सेलरेटेड एथीरोस्क्लेरोसिस होगा। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। अब ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के। स्ट्रोक हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं अगर किसी को हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हाइपरटेंशन के पेशेंट को। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो हमारा जो मायोकार्डियम है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसमें। देखो, किसी भी
आप याद रखना कि किसी भी मसल की अगर एक्टिविटी या वर्कलोड बढ़ता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से जब हमारा हार्ट जो है उस पर ज़्यादा वर्कलोड आएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक हाइपरटेंशन रहता है तो हमारी जो किडनीज़ हैं वो भी डैमेज होने लग जाएंगी, तो किडनीज़ भी डैमेज होने लग जाएंगी। ये सारे हमारे पास आ जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब हमारे पास हैं कि वो कौन से मैकेनिज़्म हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर, अगर आप इसको इक्वेशन देखें तो ब्लड प्रेशर हमारा होता है, प्रोडक्ट होता है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस का। तो एक बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट या पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इनमें से एक चीज़ भी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में कौन से ऐसा मैकेनिज़्म चल रहे हैं जो कि इन दो चीज़ों पे एक्ट करके हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। देखो अक्सर औकात अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, या तो कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगी या क्या करेगी, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं उन मैकेनिज़म्स की जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में रेगुलेट हो रहे हैं। ओके, तो पहला जो हमारे पास हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म जो है वो होता है बैरो रिसेप्टर्स एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, बैरो रिफ्लेक्सेस। अगर आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो पहले स्टेप में क्या होता है, बैरो रिफ्लेक्सेस जो हैं इन्वॉल्विंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो बैरो रिफ्लेक्सेस जो हैं इसकी वजह से क्या होता है, रैपिडली और मोमेंट टू मोमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो रहा होता है। जब भी ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो हैं, जिसको हम बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो सेंस करती हैं कि ब्लड प्रेशर कम है, टू सेंड फ्यूवर इम्पल्सेस टू कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें जब इम्पल्सेस जाएंगी कि ब्लड प्रेशर कम है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वो दो काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ा देगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ गई, और दूसरा क्या है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। दोनों चीज़ों के बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन चेंजेस की वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी राइज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था, अब वो ब्लड प्रेशर इन मैकेनिज्म के थ्रू, बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू ब्लड प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। अच्छा, इसके बारे में ना एक बहुत डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आई बटन आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आपको डिटेल में ये जो रास सिस्टम है उसकी आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप एक दफ़ा उसको देख लेना। इसमें बेसिकली होता ये है कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी जो है वहाँ पर जब ब्लड प्रेशर कम पहुँचता है, ब्लड कम पहुँचता है, तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं ब्लड प्रेशर के कम आ रहा है, तो बैरो रिसेप्टर जो है वो किडनी उसको एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या होता है, किडनी जो है वो रेनिन सिक्रीट करती है। रेनिन जो है ये क्या करेगा, एक एंजियोटेंसिनोजन है, पेप्टाइडेज, ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब हमारा लंग्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारी बॉडी में मोस्ट पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। फिर इसके अलावा क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कंपनसेटरी जो है हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। जब भी ब्लड प्रेशर कम हुआ तो हमारी बॉडी ने क्या किया, खुद से उसको रेगुलेट कर दिया इन दो मेन मैकेनिज्म के थ्रू, एक बैरो रिसेप्टर्स हैं, दूसरा रास है। अच्छा, इसमें इसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन क्या है। अब देखें, एक बात आपने याद रखना है कि जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है इसका किसी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ, कि अगर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली इंक्रीज़ रहेगा तो कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर हम उसमें माइनर सा भी ब्लड प्रेशर कम करते हैं
तो वो उस पेशेंट के अंदर सिग्निफिकेंटली कार्डियोवास्कुलर इवेंट को प्रिवेंट कर सकता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है, किसी को भी हाइपरटेंशन अगर है तो बहुत ज़रूरी है कि हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन केसेस में क्या होता है कि हम सिंगल ड्रग दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को सिंगल ड्रग के साथ, लेकिन मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है ड्रग्स रिक्वायर्ड होती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ जो है ना क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी क्लासेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में। तो हमारे पास डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स के अलावा हमारे पास सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हैं। सिम्पैथोलिटिक्स का मतलब क्या है, वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती हैं। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एक्टिविटी बड़ी होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम वो ड्रग्स दे देंगे जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेंगी, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रास जो हमारा सिस्टम था उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास इसमें ड्रग्स हैं। एस इनहिबिटर्स कुछ होती हैं, इसके अलावा ARBs होती हैं हमारे पास, फिर इसके अलावा रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करके रास को हम स्टॉप करवा सकते हैं। फिर हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं ये ड्रग्स की यूज़ करके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब इनकी जो डिटेल है इन ड्रग्स की, ये क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उसमें इन सारी ड्रग्स को हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करें और हर क्लास को अलग अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जो है ना ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन के साथ, इससे ट्रीटमेंट करने से पहले हम यूज़ करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या होगी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जो सॉल्ट इनटेक है उसको कम करवाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करवानी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन करता है पेशेंट तो उसको प्रिवेंट करना है। तो ओवरऑल हमने क्या करना है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हमने जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं उसके थ्रू हमने ब्लड प्रेशर को कम करना है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एक तो हम ये इंडिविजुअल जो हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में लाजमी पूछी जाएंगी। 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको लाजमी पूछा जाएगा। और दूसरा हम इसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ रहे हैं उनके लिए हम ख़ास तौर पे ना डिस्कस करेंगे इसमें सिलेक्शन हम कैसे करते हैं किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। अब देखें आपके पास ये इतनी सारी क्लासेस हैं, इनके अंदर को 10-10 ड्रग्स होंगी, फर्दर सब क्लासिफिकेशंस होंगी, लेकिन हमने सिलेक्शन कैसे करनी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर ये जो सिलेक्शन है ड्रग्स की उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपने सिलेक्शन करनी है। फिर हम ये बात करेंगे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन के साथ कोई और डिजीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है, तो फिर हम जो सिलेक्शन है ड्रग्स की वो कैसे करेंगे। तो फ़िलहाल जो है आप ये बेसिक्स जो हैं हाइपरटेंशन के ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आपको लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप नेक्स्ट लेक्चर में कोई बात दोबारा से समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।